वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट डे ही हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा चैप्टर रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमने ये देखा कि सोशलिज्म क्या था और सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में कैसे फैलता है, क्या क्या चीज़ें हुई सोशलिज्म के सपोर्ट में। ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो है रशियन रेवोल्यूशन का। रशियन रेवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेजरली जो हमारा टॉपिक है वो सोशलिज्म ही है और सोशलिज्म सबसे पहले रशिया में ही एस्टेब्लिश हुआ, इसीलिए हमने रशियन रेवोल्यूशन को इसके साथ में ही पढ़ना है। ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन था क्या? रशियन रेवोल्यूशन जैसे आपने देखा कि फ्रांस की रेवोल्यूशन के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो कोई भी जो रेवोल्यूशन होती है वो एक दिन में नहीं होती है, सडनली नहीं होता है। तो उसको होने में एक बहुत सारे इवेंट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, किस वजह से वो रिवोल्यूट करते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ही निकलता है जो बाद में बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो सिमिलर रशियन रेवोल्यूशन भी कोई एक दिन का इंसिडेंट नहीं है। दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लेड टू द फॉल ऑफ मोनार्की इन रशिया। कई सारे मूवमेंट्स हम देखेंगे, जैसे मेजरली आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फरवरी रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है। फरवरी रेवोल्यूशन आएगा। उसके बाद हम देखेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन आएगा। कई सारे इंसिडेंट, हम ब्लडी संडे डिस्कस करेंगे, क्या था ब्लडी संडे। ठीक है। इन सारे इवेंट्स को मिलके ही बनी है क्या? रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन क्या है? तो इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लेड टू द फॉल ऑफ मोनार्की इन रशिया। क्लियर? तो पहले हम रशियन रेवोल्यूशन डिस्कस करें, उस पर पहुंचने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। रशिया का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, रशिया में रूल कौन कर रहा है, रशिया में चीज़ें कैसी हैं, कैसी रशिया की इकोनॉमी है, कैसी सोसाइटी है, क्या लोग पूरी तरीके से राजा से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। तो आप सबको बताया कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है वो है मोनार्की का। मोनार्की का चल रहा है, मतलब कोई राजा होना चाहिए। तो इस टाइम पे रशिया का रूलर है जिसका नाम है सार निकोलस सेकंड। ठीक है। तो जो हमारे सार निकोलस सेकंड हैं ये बिलोंग करते हैं रोमनोव डायनेस्टी से। किससे बिलोंग करते हैं? रोमनोव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो सार निकोलस सेकंड जो रोमनोव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे रशियन रेवोल्यूशन, हमारा ईयर रहेगा 1904। तो 1904 की टाइम पीरियड की बात है। 1904 में यहाँ पर कौन रूल कर रहा है? सार निकोलस सेकंड रूल कर रहे हैं। तो बाई 1904 सार निकोलस सेकंड वाज रूलिंग द रशियन एम्पायर। ठीक है। रशियन एम्पायर अगर हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स इसमें सिर्फ रशिया इंक्लूड नहीं है, इसमें ढेर सारी अदर कंट्रीज इंक्लूड हैं जो मैंने यहाँ पे इस साइड लिख रखी हैं। ठीक है। रशियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है। जैसे मैं आज की डेट में आपने जो यूरोपियन कंट्रीज सुन रखी हैं, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। जिस यूक्रेन से आज रशिया की लड़ाई हो रही वो पहले रशियन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था। उसके अलावा भी सेंट्रल एशिया के कई सारे स्टेट्स इस रशियन एम्पायर के पार्ट थे। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे जो भी कंट्रीज हैं ये सब रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। मैं आपको मैप दिखाऊंगा बाद में, इस वीडियो के बाद में एक मैं मैप को लेकर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैप्स होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि रशियन एम्पायर क्या है। तो रशियन एम्पायर इन सारी कंट्रीज को इंक्लूड करके बना हुआ था। क्लियर? ठीक है। आते हैं वापस से पॉलिटिकल सिनेरियो पे। तो सार निकोलस सेकंड वाज रूलिंग द रशियन एम्पायर। ठीक है। जो मॉस्को से लेके इन सारे एरियाज तक फैला हुआ था। अब सार निकोलस सेकंड है कौन? तो ही बिलोंग्स फ्रॉम रोमनोव डायनेस्टी। सार क्या है? तो सार है टाइटल। क्या है? टाइटल है सार। ठीक है। नाम है निकोलस सेकंड और सार टाइटल है। ठीक है। इनकी वाइफ कौन थी? तो इनकी वाइफ का नाम था, ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था जारीना, जारीना अलेक्जेंड्रा। ठीक है। जारीना अलेक्जेंड्रा वाज द वाइफ ऑफ सार निकोलस सेकंड। कहाँ से बिलोंग करती थी जारीना अलेक्जेंड्रा? तो ये बिलोंग करती थी जर्मनी से। कहाँ से बिलोंग करती थी? जर्मनी से। जारीना अलेक्जेंड्रा फ्रॉम जर्मनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या था रशियन एम्पायर में? तो रशियन एम्पायर आपने देखा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। पूरा
आप ऑलमोस्ट आप देखोगे यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा है और प्लस एशिया का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। तो रिलीजन कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे रशिया में ढेर सारे रिलीजन है। उस टाइम पे कौन कौन से रिलीजन है आप देखोगे, कैथोलिक्स भी रशिया में है, प्रोटेस्टेंट भी रशिया में है, मुस्लिम्स भी रशिया में मिलेंगे, बुद्धिज्म भी रशिया में फैला हुआ था। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन रहेगा वो रहेगा रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो कहाँ से निकला हुआ है, तो ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकला हुआ रिलीजन है। क्या नाम है, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो मेजोरिटी रिलीजन है। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ रशिया, देन यू विल आंसर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाज द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ रशिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी है रशिया की, क्या चीजें रशिया में हैं, क्या रशिया एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी था, क्या रशिया में सारी चीजें अवेलेबल हुआ करती थी, चलिए देखते हैं। तो रशिया की बाकी कोई भी आप कंट्री उठाइए, किसी भी कंट्री का एंशिएंट टाइम पीरियड आप देखोगे तो ज्यादातर जो कंट्रीज आपको मिलेंगी, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन इंडियन इकोनॉमी की उस टाइम की बात करो, किसी भी कंट्री की बात करो, आपको ज्यादातर जो कंट्री मिलेगी उसकी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड होगी, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होगी। सिमिलियर रशिया की जो लार्ज पॉपुलेशन थी वो ज्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे। कैसे लोग थे, एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे। होंगे भी भाई, इतने ज्यादा रशियन एम्पायर में कितनी सारी प्लेस आपको दिख रही है, कितनी सारी जगह है, वो जगह का यूज किस में करेंगे, तो एग्रीकल्चर में यूज किया करते थे। किसमें यूज करते थे, एग्रीकल्चर में। ठीक है, लगभग 85%, कितनी, ऑलमोस्ट 85% जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन होगी वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से किस में इन्वॉल्व होगी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी। अब जो ये परसेंटेज है 85%, ये अदर किसी भी अदर यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आप देखोगे कि फ्रांस में लगभग 40% लोग ही एग्रीकल्चर किया करते थे, जर्मनी में लगभग 50% लोग ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ करते थे। अब ये जो इतना बड़ा प्रोपोर्शन आप देख रहे हो लोगों का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन देख रहे हो जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इसका रिजल्ट क्या निकला है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि रशिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्लस एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। जब इतनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का काम करेगी तो कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ना। तो रिजल्ट ये निकला, आउटकम ये निकला कि जो रशिया था इट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। क्लियर, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो रशियन इकोनॉमी है या सोसाइटी वो ज्यादातर किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज की क्या सिचुएशन थी रशिया में। इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्रीज के लिए बहुत, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रशिया में इंडस्ट्री की कंडीशन क्या थी, तो इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स, पॉकेट से मिलती थी, मतलब आप जेब में हाथ डालोगे तो इंडस्ट्री मिलती थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब है देयर वर वेरी लेस इंडस्ट्रीज। तो सिर्फ बुक में हमें दो ही सिटीज ऐसी मिली जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुआ करती थी। एक का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरी का नाम है मॉस्को। ठीक है, ये दो सिटीज ही थी जहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ करती थी। ज्यादातर जो प्रोडक्शन हुआ करता था रशिया में वो क्राफ्टमैन किया करते थे। क्राफ्टमैन मतलब, अब क्राफ्टमैन से समझ सकते हो कि हाथों से ज्यादातर काम हो रहा है। इंडस्ट्रीज ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुई। कब एस्टेब्लिश होंगी, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रशिया में होने लगेगा, इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। जब इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उसके साथ साथ एक चीज और चल रही होगी, दैट वाज रेलवे एक्सपेंड हो रहा था, रेलवे को एक्सटेंड किया जा रहा था। जब ये सारी चीजें चलेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप, कई सारी फैक्ट्रीज को सेट किया जाने लगा। अब इन दोनों के इफेक्ट से क्या पड़ा, जब अब आप ऐसे समझिए कोई कंट्री जब उसके डेवलपिंग जोन में होती है, डेवलपमेंट वाले जोन में होती है, तो मेजरली दो चीजों की जरूरत बहुत पड़ती है। एक तो होता है कोल और दूसरा होता है आयरन। आप सड़कें बनाओगे आपको आयरन और स्टील चाहिए, आपको बिल्डिंग्स बनानी है आपको आयरन और स्टील चाहिए, आपको ब्रिजेस बनाने हैं आयरन और स्टील चाहिए। तो जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है आपको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ेगी। अब आयरन और स्टील को बनाने के लिए, स्मेल्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कोल की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे 1890s के टाइम पे कोल का प्रोडक्शन डबल हो जाता है और आयरन का प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड हो जाता है, मतलब 4 टाइम्स होता चला जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती। तो 1890s के टाइम पर आते आते क्या होगा, पहले सिटीज जो हुआ करती थी उनमें क्राफ्टमैन का नंबर बहुत ज्यादा हुआ करता था, ये मेजोरिटी में हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्राफ्टमैन किसके बराबर हो जाएंगे, वर्कर्स के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, क्राफ्टमैन कम हो गए, नहीं, यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, क्राफ्टमैन भी एग्जिस्ट करेंगे और वर्कर्स भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप हो रही है और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग क्राफ्टमैन नहीं होंगे, कौन होंगे, वर्कर्स होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
अब जो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं, हमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि जो रशियन या फिर पूरी जो यूरोपियन सोसाइटी हुआ करती थी वो कैसी होती थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी, याद है ना सभी को, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी तो उसमें इंडस्ट्रीज किसकी होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जो बड़े बड़े लिबरल्स और रेडिकल्स कंजर्वेटिव जो पावरफुल लोग हुआ करते थे, इनकी ये फैक्ट्रीज हुआ करती थी, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज इनकी हुआ करती थी। ठीक है। अब इन जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, लोगों का या वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता था। एक्सप्लॉइटेशन कैसे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी दो तरीके से डिवाइडेड थे। अभी जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है 10 to 15 आवर्स की शिफ्ट हुआ करती थी, जिसमें अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको 10 to 12 आवर्स काम करना पड़ रहा है। और अगर कोई वर्कर स्मॉल वर्कशॉप में काम कर रहा है, मतलब छोटी मोटी वर्कशॉप में काम कर रहा है, लोकल वर्कशॉप में काम कर रहा है, तो उसको 15 आवर्स तक काम करवाया जा रहा है। तो क्या ऐसा था कि सरकार किसी भी तरीके से कुछ ध्यान नहीं देती थी, जो सार था वो चुपचाप बैठा रहता था? नहीं किया गया। फैक्ट्री इंस्पेक्टर अपॉइंट किए गए। क्या अपॉइंट किए गए? फैक्ट्री इंस्पेक्टर अपॉइंट किए गए। इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था टू लुक फॉर कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की कंडीशन का ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम वेजेस का ध्यान रखना कि क्या वर्कर्स को सैलरी मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिल रही है, क्या वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या फैक्ट्री में वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं। लेकिन अब ये बताओ, जब तक जितना हमने अभी तक ये डिस्कस किया है, क्या आप गेस लगा पा रहे हो, क्या ये फैक्ट्री वर्कर्स सक्सेसफुल थे? तो आंसर है नो। ये फैक्ट्री वर्कर्स या फैक्ट्री इंस्पेक्टर सक्सेसफुल नहीं थे। इनके होते हुए लॉन्ग वर्किंग आवर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करवाया जा रहा है। और प्लस जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, लो वेजेस हैं। कैसे हैं? लो वेजेस हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर थे, देवर कम्प्लीटली फेल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्किंग क्लास है, वर्कर्स हैं, जो हमारे चैप्टर का सबसे मेन आप कह लो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वर्कर्स का। ये वर्कर्स क्या एक जैसे हुआ करते थे? इनमें किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता था? नहीं, ऐसा नहीं है। इन वर्कर्स में भी डिवीजन रहता था। देखते हैं कैसे कैसे डिवीजन हुआ करते थे। तो ये वर्कर्स दो तरीके से डिवाइड हैं। पहला उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, और दूसरा उनके स्किल्स के हिसाब से। तो जो पहला डिवीजन है वो है उनके बैकग्राउंड के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कुछ वर्कर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मतलब अर्लियर कहीं किसी तरीके से वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते होंगे, और बाद में जैसे ही इंडस्ट्री डेवलप हुई तो वर्कर्स बन के फैक्ट्रीज में काम करने लगे, तो गांव से हट के सिटीज में आए होंगे, ठीक है। तो सम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। ऑन द अदर एंड कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा से सिटी में रहते हुए आए हैं, तो दे वर सेटल्ड इन सिटीज। तो इनके बीच में डिवीजन होता था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिटीज में रह रहा है जो, उसको थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होगी सोसाइटी में, ऐसा कुछ होगा। और जो दूसरा डिवीजन हुआ करता था वो होता था स्किल्स के बेसिस पर, कि काम क्या करता है वो वर्कर। तो यहाँ पर एक फायदा मिलता था मेटल वर्कर्स को। जो मेटल वर्कर्स थे, किसी एक वर्कर का स्टेटमेंट भी आया हुआ था, आपकी बुक में दिया गया है कि जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे। क्या मानते थे? एरिस्टोक्रेट्स। सोसाइटी में अच्छा मानते थे अपने आप को इन कंपैरिजन ऑफ अदर वर्कर्स, ठीक है। तो मेटल वर्कर्स वर कंसीडर्ड एज एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों माना जाता था? इनका मानना था कि जो मेटल वर्कर्स का काम है, इसको करने के लिए ढेर सारी स्किल्स और नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसीलिए इन मेटल वर्कर्स को एरिस्टोक्रेट्स कंसीडर किया जाता था, ठीक है। अब आते हैं वुमेन की सिचुएशन कैसी है। वुमेन की सिचुएशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। फैक्ट्री वर्क हमने ये देखा था, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसने क्या किया था, मैन वुमेन चिल्ड्रन सारे फैक्ट्रीज में काम करने चले जाएंगे, ठीक है। तो वो मैन की कंडीशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। वुमेन में क्या था, तो वुमेन में 30, एक अगर फैक्ट्री है तो उसमें लगभग 31% जो वुमेन होती थी वर्कर्स होती थी। मतलब 100% में से 31% वुमेन वर्कर्स हुआ करती थी। क्या इनकी सैलरी बराबर थी? नहीं, इनकी सैलरी बराबर नहीं थी। तो जो वुमेन की सैलरी थी, दे इट वाज लेस पेड, कम पे की जाती थी। कितना कम? तो 50% से 75% तक वो सैलरी मिलती थी इन वर्कर वुमेन वर्कर्स को, ठीक है। मतलब अगर एक मेल जो वर्कर है उसको किसी काम के 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो जो वुमेन होगी उसको उस काम के 50 to 75 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अगर 1000 मेल को मिले तो इसको 500 to 750 रुपीज़ ही मिलेंगे, क्योंकि कितने हैं, 50% to 75% में रेंज में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिवीजन है वर्कर्स में, जैसा हमने ये दो बेसिस पर डिवीजन डिस्कस किया, एक तो उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर, दूसरा उनके स्किल्स के बेसिस पर। तो ये जो डिवीजन था ये उनके ड्रेस और मैनर्स में भी दिखाई देता था, ठीक है।
मतलब डिवीजन वॉज सोन इन देयर ड्रेस एंड मैनर्स टू, मतलब दिख रहा है कि वर्कर्स डिवाइडेड हैं। सम फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प अदर्स इन हार्ड टाइम। अब इसमें से जो कुछ वर्कर्स होंगे वो आगे चल के क्या करेंगे, एसोसिएशंस बनाएंगे। किस लिए एसोसिएशन बनाएंगे, टू हेल्प अदर्स इन देयर हार्ड टाइम्स, मतलब आगे चल के अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है या किसी वर्कर की फैमिली में कोई ट्रेजेडी होती है, तो उस टाइम पे इन वर्कर्स की हेल्प करने के लिए जो कुछ वर्कर्स होंगे वो क्या बनाएंगे, एसोसिएशंस बनाएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों के बावजूद भी हमने ये डिस्कस किया डिवीजन है वर्कर्स में बटे हुए, बट स्टिल एक खासियत थी कि जब भी किसी वर्कर्स के हक की बात होती थी, राइट की बात होती थी, तो ये सारे वर्कर्स कैसे हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे, मिल जाते थे। और इसी फीचर की वजह से क्या होता होता है आगे चल के 1896 और 1897 में ढेर सारी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ढेर सारी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। जो 1896 में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती हैं। क्यों, अगेन वर्कर्स कैसे हैं, दिख रहे हैं डिवाइडेड हैं, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड, वो हमेशा साथ मिलके रहते हैं। ठीक है, और 1902 में ये स्ट्राइक ऑर्गेनाइज होती है मेटल इंडस्ट्रीज में। इसमें मेटल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो 1896 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की जाती हैं और 1902 में मेटल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की जाती हैं। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आगे हम डिस्कस करेंगे पीजेंट्स के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा, समझ आया होगा। जो भी आपके रिव्यूज हो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।